नेक्स्ट वीक में ना पिछले 3 वीक से लास्ट 2 वीक से ना हम दो दो टॉपिक एक वीक में कवर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक से हमारा एक टॉपिक होगा। तो उस केस में ये है कि अगर पार्टिसिपेंट ज्यादा हुए तो उनको हम फ्राइडे का दिन दे देंगे। ठीक है, कल मैंने क्यों पढ़ाई थी, आज मुझे टॉपिक कवर करने थे, फिर आप कल प्रेजेंट कर लेना। ओके मिस मैम। बिफोर वी गो फर्दर, मेरा एक क्वेश्चन है। काइंडली वो क्लियर कर दीजिएगा, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है मुझे। अच्छा, 1 मिनट मुझे मैम को आंसर करने दे। एक मैम एक और बात कहनी थी। जैसे ना मैंने जैसे वैसे तो मैंने क्यू भी नेक्स्ट वीक में पढ़ानी थी, लेकिन कुछ सेशन का टाइम है 6 वीक का, तो मैंने इस वीक में पढ़ा दी। जैसे ना आपने ना मैंने आपको कुछ क्वेश्चन देखे हुए थे, आपने ना क्यू का भी क्वेश्चन डाला हुआ था। लेकिन करंटली जब भी आप क्वेश्चन प्रेजेंट करने लगे तो ये देखिए कि वो टॉपिक हमारे पास सेशन में डिस्कस हो चुका है। अगर हो चुके तो तब उसके रिलेवेंट क्वेश्चन प्रेजेंट करें तो ये बेटर रहेगा। विद फर्स्ट मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ा तो उनको अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे एरे हमने कर लिया, स्ट्रिंग कर लिया, हैश में कोई नॉर्मल अगर क्वेश्चन इन डेटा स्ट्रक्चर्स के रेलेवेंट नहीं है, नॉर्मल है, तो बेशक प्रेजेंट कर दें। क्यों कर दिए, जैसे अगर हमने लिंक लिस्ट नहीं पढ़ी तो बेटर है कि आप अभी इसका क्वेश्चन ना करवाएं। ओके मैम। मैम लाइक अभी हमने स्टैक कर ली है और आप कह रही थी कि भी प्रोग्रेस कर ली है। आपका सेकंड क्वेश्चन मुझे समझ आई, आपकी वॉइस तो थी। मैम मैं यही कह रही हूँ कि आप कह रही हैं कि जो हमारे टॉपिक्स के हैं ना वही वाले करने हैं, तो टॉपिक्स में क्यों तो हमारा प्रोग्रेस में चल रहा है, आपने कहा है कि सेशन में करवा रही हैं आप। स्टैक हाँ हो गया, वो हो गया। जी, जब आपने मेंशन किया था ना उस वक्त हमने नहीं पढ़ा था। अब वो वैसे नेक्स्ट वीक का टॉपिक था, अब मैंने इस वीक में कुछ वजह से पढ़ा दिया है, तो इस वजह से कहा है। लेकिन जो ओके टॉपिक ग्रेट। हो चुकी है, तो नॉर्मल आप क्वेश्चन करवा रही हैं, किसी स्पेसिफिक नहीं है किसी डाटा स्ट्रक्चर से, तो आप बेशक करवा दें। लेकिन जैसे बाइनरी सर्च हमने अभी तक नहीं की, लिंक लिस्ट अभी तक हमने नहीं पढ़ी, तो उनके रेलेवेंट ना हो, ताकि पार्ट्स में न्यू भी हैं, कुछ बिगनर्स भी हैं, तो उनको प्रॉब्लम ना हो। मतलब लेकिन आप क्यू का क्वेश्चन करवा सकती हैं, क्योंकि कल मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है। ठीक हो गया, तो मैम आज करवा सकते हैं, कल अच्छा, करवाना फ्राइडे। आपकी वॉइस बहुत स्लो है। मैम मैं कह रही हूँ कि आज करवाऊँ या फिर कल करवाऊँ फिर। आपने आज तो नहीं आप कोई टॉपिक करवाना। आज कल हमने टॉपिक पढ़ा, तो नेक्स्ट डे में हम उसके रेलेवेंट क्वेश्चन करवाते हैं, तो आप वो कल करवा देना। चले ठीक है मैम। ओके। अच्छा, एक और का कोई और पार्टिसिपेंट क्वेश्चन कर रहे थे, आप भी पूछते। जी मिस, मैं था ताहिर जावेद। काइंडली मैम, मिस ये क्लियर करवाइएगा मुझे कि हमने क्यू की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक आउटर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाया जैसे, ठीक है। बट दूसरे जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो दूसरे डेटा टाइप्स हैं, लाइक लिस्ट हो गया और डिक्शनरीज वगैरह हो गया, उनको इम्प्लीमेंट के लिए हम इनको यूज़ कर रहे हैं। तो ये ज़रा कंफ्यूज कर रहा था मुझे। अच्छा, तो इनको जैसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लाइब्रेरी वगैरह या इस तरह कोई सीन है या नहीं? नहीं, जैसे आपने अगर लिस्ट को इम्प्लीमेंट करवाना है, तो आज जब जैसे ही इसके ब्रैकेट्स लिखेंगे तो वो एज अ लिस्ट काम करेंगी। अगर आप डिक्शनरी बना रहे हैं तो आपने कर्ली ब्रैकेट्स में लिख लिया। अच्छा, दो डेटा टाइप्स मिस मुझे आती है। वो क्लियर है। मैं पूछ रहा हूँ, जैसा कि हमने अरे को बनाया था, अरे को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने लिस्ट का यूज किया, स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमने लिस्ट का यूज किया, और हैश मैप को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने डिक्शनरी का यूज किया। मैं ये पूछ रहा हूँ, और क्यू को हमने एज लिस्ट के साथ भी इम्प्लीमेंट करके देखा है, बट उसके लिए हमने एक आउटर लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करवाई थी और उसके जरिए भी उसे करके देखे। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि अगर हैश मैप या स्टैक या फिर एरे को करने के लिए कोई आउटर लाइब्रेरी के जरिए हम उसे इम्प्लीमेंट करवा सकें। अच्छा, स्टैक के लिए तो आप वो लिस्ट से भी हो सकती है, क्यू के लिए लाइब्रेरी है। बाकी हैश मैप उनकी कोई नहीं है। तो फिर हो सकता है ये कंफ्यूज एक्चुअली ये ना कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। मैं क्वेश्चन करने बैठा था और इसका जो कंसेप्ट था ना वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था फिर मेरे लिए ना। क्योंकि वो लिस्ट भी सेम है, ठीक है। अरे को भी हम कर सकते हैं, वो numpy की एक लाइब्रेरी है, उसको के जरिए करके हम अरे को भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। बट अगर देखा जाए तो ये हैश मैप आ जाता है ना, तो वो बिल्कुल डिक्शनरी की ही तरह बन जाता है। उसमें जरा कंफ्यूजन
है पढ़ी। अच्छा, वो मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ जो ना। अच्छा, ये लैंग्वेज तो डिपेंड करता है। जैसे पाइथन में ना बिल्ट इन स्टैक की कोई लाइब्रेरी नहीं है, हम एज अ लिस्ट ही यूज कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि पाइथन के अंदर है, बाकी लैंग्वेज का मुझे नहीं कंफर्म हो सकता है। जैसे सी प्लस, उसमें स्टैक के लिए भी स्पेसिफिक हो। लेकिन जो बात, हैश मैप ना एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जैसे एक एरे है, एक डेटा एरे होगी, स्ट्रिंग होगी, ये डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर है। और हैश मैप का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो ये काम करता है कि वो की वैल्यू पेयर स्टोर करता है। पाइथन में ना हैश मैप को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना, जो उन्होंने चीज हमें ऑफर की है ना, वो डिक्शनरी है। अब आपको क्लियर हुआ? जी मिस, ठीक है। तो इस वजह से हम उसको डिक्शनरी भी कह रहे होते हैं। हो सकता है बाकी लैंग्वेज में डायरेक्ट, पाइथन में हम डिक्शनरी यूज करते हैं हैश मैप डाटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। ये बात आप सब ने याद रखनी है। दूसरी बात, हो ये भी हो सकता है बाकी लैंग्वेज का मुझे कंफर्म नहीं है। मैं यूजुअली पाइथन ही आजकल यूज कर रही हूँ, तो हो सकता है सी प्लस में जैसे स्पेसिफिक हैश मैप के नाम से कोई लाइब्रेरी हो, स्पेसिफिक फंक्शन हो, तो ये लैंग्वेज लैंग्वेज लिटिल बिट चीजें चेंज हो सकती है। लेकिन आप मेन डाटा स्ट्रक्चर से हमें पता है एरे क्या होती है, हमें ये पता होना चाहिए हैश मैप की वैल्यू स्टोर करता है। अब किसी भी आप लैंग्वेज के अंदर कर रहे हैं, तो आप जस्ट देख सकते हैं उसके कौन से फंक्शंस हैं जो हमें अलाउ करेंगे। वो सिंटेक्स आप देख सकते हैं जिसके थ्रू हम हैश मैप कर सकते हैं, तो ये मैटर नहीं करता। और मैम, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इस कोर्स में हम एल्गोरिदम्स के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे या नहीं? जी, हमने एक अच्छा, मेन तो हमारी लीनियर टाइम में हमने देख लिया, हमने ब्रूट फोर्स की अप्रोच देखी है कैसे है। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है, जैसे ना अम, अगर आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ब्रूट फोर्स में आ रही है, तो आप उसे लीनियर टाइम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो उसमें जो एक अप्रोच होती है, आप उस एल्गोरिथम एक पैटर्न भी कह सकते हैं, वो टू पॉइंटर्स होती है, तो वो हम जरूर देखेंगे। अगर लोगो पेन लानी है, बाइनरी सर्च को भी हम देखेंगे। देखिए, हम स्पेसिफिक बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स पे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि बिगनर के लिए कोर्स है। लेकिन मेन जैसे टू पॉइंटर्स है, उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे अपकमिंग क्लासेस में। ओके मिस, काइंडली फर्दर प्रोसीड कीजिएगा, फिर लेक्चर को प्रोसीड कीजिए। अगर किसी और का भी क्वेश्चन है तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। मेरा एक क्वेश्चन है। जी, पूछिए। मैंने एक्चुअली कल ही ज्वाइन किया था, तो उसमें तो आपने मतलब मैंने स्लाइड्स देखी, तो ये तो स्लाइड तो ये मतलब खत्म हो गया। ये से में ये तो मतलब एक मंथ होते हैं ये सारे कोर्स, एक ही मंथ की है यहाँ पे कोड। आपके तो मिडिल में वॉइस डिस्टॉर्शन थी, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें कल। आपने स्लाइड्स देखी थी, उसके बाद आपने बात क्या कही है वो समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूँ मैंने स्लाइड्स देखी थी, तो स्लाइड्स में जो क्यू वाला जो कॉन्सेप्ट आपने बताया ना कल, वो तो मैम हम्म। बिल्कुल हमारा एंड होगी ना एक तरह की स्लाइड्स वो हमारी। तो मैंने क्योंकि कल ज्वाइन किया था, तो मैंने पहले से नहीं किया था, इस वजह से मैं वो खुद ही कर रहा था बैठ के। तो मैंने पूछना था कि जो इसमें आगे फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्या आगे कंटिन्यू करेंगे, या बस ये यहाँ तक कि मतलब एक मंथ का जैसे कोर्स है तो इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, या आगे हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को? नहीं, ये कोर्स यूजुअली आई कुड ग्रुप में नॉर्मली 6 वीक्स के होते हैं, वो दोबारा से भी स्टार्ट हो जाते हैं। ये 6 वीक्स का, एक मंथ का नहीं है। दूसरी बात, वो स्लाइड एंड होगी, मीन जब मैं नया नया टॉपिक शुरू करूंगी, तो नई स्लाइड उसी स्लाइड से आगे नेक्स्ट शुरू करके बनाऊंगी। हाँ, ठीक है मैम, क्योंकि मैम इसमें आगे डीप और भी कंसेप्ट्स हैं कुछ, तो वो भी आप करेंगी, मतलब आएंगी अच्छा। वो भी? अच्छा, हमारा ना ये बेसिकली बिगनर्स के लिए, और नॉर्मली ना हमने मीन्स काफी डेटा स्ट्रक्चर देख ली, जैसे एरे देखा, स्ट्रिंग देखा, हैश मैप, हमने स्टैक देख लिया, क्यू देखा है। अभी हम लिंक लिस्ट और बाइनरी सर्च देखेंगे, और साथ में हम टू पॉइंटर्स के कोर्स देखेंगे। ये 6 वीक्स तक, यहाँ तक इनफ होता है। जब आपको इन चीजों के क्वेश्चन आ जाए, और वैसे भी अगर कोई एडवांस कोर्स भी स्टार्ट होता है, तो आप कर सकते हैं आई कुड ग्रुप में, जिसमें रेस्ट ऑफ ऑप्शन हो रहे हो। मैम तो ये जो इसके क्वेश्चन हैं ये हम कहाँ से देख सकते हैं मैम? उसमें जो आपने वो जो प्रोवाइड किया हुआ है रिसर्च गुलाब का जो लिंक है मैम, उसमें तो वही है कि वही क्वेश्चन हैं जो हम लोग इधर क्लास में कर रहे हैं। तो इसके उसके अलावा हम लोग एक्स्ट्रा कहाँ से क्वेश्चन परफॉर्म कर सकते हैं? अच्छा, वो तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए होते हैं। मेन हम ना लीड कोड पे क्वेश्चन कर रहे होते हैं।
हमने जो नॉर्मल क्वेश्चन करे होते हैं वो हम लीड कोड से करे होते हैं। आपने लीड कोड के आपको 1 मिनट, मुझे 2 मिनट लगते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि हम कैसे करते हैं। एक 2 मिनट में स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। लीड कोड पे अगर आप ओपन करें ना, तो वहां पे आप जिस टैग से आपने सर्च करना है, कोई भी क्वेश्चन आपने सोल्व करना है, आप रैंडमली जाके कर सकते हैं। अच्छा, मैं जब तक ओपन होती है 1 मिनट में आपको बता दूं, कुछ चैट में क्वेश्चंस आए हैं तो मैं उनको आंसर कर देती हूँ। और आपको मैं भी अभी ना स्क्रीन शेयर करके बता देती हूँ कि वो क्या होती है। मीन्स लीड कोड का जो आप कह रहे हैं, आपको डाटा स्ट्रक्चर के रेलेवेंट क्वेश्चन चाहिए। यस मैम, वो जो आप कह रही हैं लीड कोड, वो तो मैम एक सिर्फ सेशन जो है वो सैटरडे को ही होता है लीड अच्छा, कोड का। हम इस सेशन में भी ना लीड कोड के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। एक दिन बस बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कुछ बिगिनर, तो उससे ये होता है कि ना उनको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि कौन सा ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं। ओके ओके मैम। तो हम नॉर्मल डेज में ना हम जस्ट एक दिन कॉन्सेप्ट होता है, अगर बीच में दो हों तो हम वो भी देखते हैं। अगर मैं आपको शीट, आपने शीट देखी थी जो पिन हुई हुई थी चैनल में? नो मैम, शीट मैंने मैम कोलैब की वो देखी थी, और बाकी जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो देखी। उस शीट में भी हमने मेंशन किए हुए हैं, हमने कौन सा वो भी मैं आपको 1 मिनट वो भी शेयर करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये शीट, ये हमने फर्स्ट वीक में जैसे हमने ये डाटा स्ट्रक्चर उसके कुछ ऑपरेशन देखे थे, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और फिर ये रेस्ट ऑफ हमने लीड कोड के क्वेश्चन किए थे। सेम हमने स्टैक देखा था, फिर स्ट्रिंग देखा था, और ट्यूसडे को हमने उसके क्वेश्चन किए थे। वेंसडे को हमने हैश टैग देखा था और फिर उससे रेलेवेंट क्वेश्चन किए थे। और ये भी पार्टिसिपेंट ने कुछ ने हैश से रेलेवेंट क्वेश्चन प्रेजेंट किए हैं। ये भी हैश टैग से रेलेवेंट थे। अब नेक्स्ट वीक टॉपिक अगर स्टैक एंड क्यू का है, तो फ्राइडे यूजुअली पार्टिसिपेंट के लिए होता है, तो लाजमी नहीं है कि वो और उसी डाटा स्ट्रक्चर के रेलेवेंट ही क्वेश्चन प्रेजेंट करें, यानी लेकिन जो बाकी होते हैं ना वो उस टॉपिक के रेलेवेंट होते हैं। ये हमने स्टैक किया था, यहाँ पे हमने ये भी स्टैक स्ट्रिंग स्टैक से रेलेवेंट क्वेश्चन था। ये भी हमने स्टैक यूज करके क्वेश्चन सोल्व किया था। और क्यू का हम आज करेंगे। ठीक है मैम, ओके। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आए हैं मैम। डीएससी का पर्पस क्या होता है बेसिकली? इसका पर्पस ये होता है कि अगर आपको मेन डाटा स्ट्रक्चर नहीं आती, ये डिफरेंट आप कौन से डाटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, कौन से अप्रोचेस करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। हम लीड कोड के थ्रू इसलिए कर रहे होते हैं, बेसिकली हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप कर रहे होते हैं। और मेन में जो इंटरव्यू होते हैं लीड कोड के क्वेश्चन, वो ज्यादातर डाटा स्ट्रक्चर से ही रेलेवेंट होता है, बैंक का जो इंटरव्यू होता है। अच्छा, ये क्यों सीख रहे हैं, ये मैंने आंसर किया है कि बैंक के इंटरव्यू में अगर आपकी फील्ड जो मर्जी हो, आपसे क्वेश्चन इसी के रेलेवेंट आएंगे और लीड कोड आएगा। सब इंटरव्यू इसके रेलेवेंट होते हैं, जस्ट एक इंटरव्यू हो सकता है आपकी फील्ड का होता है। अच्छा, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में देखा था। अगर आपने न्यू क्लासेस नहीं ली तो आप जरूर उस हमारे फर्स्ट लेक्चर को अटेंड करें। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, हमने आज क्यों जी मैम, इम्प्लीमेंट हो रही है। हमने क्यों इम्प्लीमेंट करनी है, हम स्टैक के थ्रू करेंगे। अब क्वेश्चन में ये कहा हुआ है, लेकिन हम बेसिकली क्यू से रेलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन हमने उसको स्टैक के थ्रू करना है। लेकिन ऑपरेशन बेसिक सारे जो भी हम परफॉर्म करेंगे वो क्यू के कॉन्सेप्ट पे करेंगे, कि उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, बेशक हम स्टैक यूज करें। हाँ,
क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, इम्प्लीमेंट क्वेश्चन। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है ना जो मैंने लीड कोड की शेयर की हुई है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन जो हमारा ना, हमने क्यू को इम्प्लीमेंट करना है लेकिन हमने स्टैक्स को यूज करना है। अब क्यू क्यू किस अच्छा, हम अब आप कहेंगे हम स्टैक भी यूज करें और क्यू भी, इसका क्या मीन? क्यू तो हम यूज करेंगे, जैसे हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए लिस्ट या एरे को यूज करे होते हैं, लेकिन हमने जो फंक्शनैलिटी पर काम करवानी है उसके अंदर, वो क्यू की करवानी मीन्स। हाँ, अगर हम स्टैक डिक्लेयर करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ना जस्ट लास्ट से पॉप कर देना है, जैसे जो लास्ट पे आया उसको निकाल देंगे। हम स्टैक तो यूज करेंगे लेकिन फंक्शनैलिटी जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल होगा वो क्यू का। मीन्स अगर आपने आउट करवाना है तो आपने सबसे पहला एलिमेंट आउट करवाना है। और हमने दो स्टैक यूज करनी है, ये हम देखेंगे इन दो। जब हम कोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने दो स्टैक्स क्यों यूज की थी। क्यू should support all the function of normal queue means push, आपको पता है कहाँ से होता है, पीक का उसका कौन सा एलिमेंट होता है, पॉप मीन्स हम वो वाला क्यू के अंदर हम पॉप कैसे करते हैं, जो सबसे पहले आया होता है एंटर। और एम्प्टी तो जस्ट चेक करेगा कि क्यू एम्प्टी है कि नहीं। अब देखिए स्टैक में पुश ये होता है कि जो लास्ट पे आया होता है ना, पेंड हुआ होता है, हम उसको डायरेक्ट पॉप करवा लेते हैं। लेकिन क्यू में हम उसको पॉप करवाते हैं जो सबसे पहले आया होता है। तो हम स्टैक तो यूज करेंगे लेकिन हमें पॉप करवाना जो पड़ेगा वो सबसे पहला एलिमेंट करवाना पड़ेगा। और ठीक है, जो आपका क्यू के फ्रंट पे होगा वो वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा। एम्प्टी क्या करता है, अगर आपकी क्यू में कोई वैल्यू नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर अदरवाइज हम पास देंगे तो उसमें वैल्यू पड़ी हुई है। इस बूलियन का मतलब होता है कि जो हमारी रिटर्न टाइप डेटा, कोई भी आंसर हम रिटर्न करवाएंगे ना, वो ट्रू या फॉल्स होगा। इनका मतलब कोई वैल्यू होगी, इन इन रिटर्न टाइप का मतलब है। और अगर फंक्शन में वाइल लगा हुआ तो इट्स मीन, इसका ये मतलब है वाइल टाइप कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। जब हम वैल्यू को अपेंड करवाएंगे मीन्स ऐड करवाएंगे तो हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। You must use only standard operation of a stack, which means only push to top, peak or pop from top, size and is empty operation are valid। ये क्या करें कि हमने स्टैक के तो स्टैंडर्ड ऑपरेशन यूज करने हैं, लेकिन एक है पुश टू टॉप। हम जो आखिरी एलिमेंट होता है हमें पता है, हम जो टॉप एलिमेंट होते हैं हम उससे टॉप करवा रहे होते हैं। पॉप भी हम टॉप से करवा रहे होते हैं। इस एम्प्टी बुलियन ऑपरेशन, स्टैक की ये रेलेवेंट ऑपरेशंस होते हैं जो स्टैक की हम आती है। डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज द स्टैक मे नॉट बी सपोर्टेड नेटिवली टू मे स्टिमुलेट अ स्टैक यूजिंग अ लिस्ट और डीक्यू डबल एंड ट्रू। जैसे अभी हमने बताया कि पाइथन के अंदर कोई स्पेसिफिक लाइब्रेरी नहीं है, जैसा ये डिस्कस हुआ था कि हम स्टैक को भी एज अ लिस्ट यूज करके इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज वही बात है, वेरी कर सकती है। तो हम एज अ डबल एंड क्यूज के भी थ्रू कर सकते हैं और लिस्ट के भी थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन हम लिस्ट यूज करेंगे। और दूसरी बात, एक चीज क्लियर कर दूं, कल बहुत से उनको कंफ्यूजन थी कि टॉप लेफ्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी ओवर वन क्यों आ रही थी, और एक और था लिस्ट के थ्रू। तो हमने देखा था लिस्ट होती है वो शिफ्टिंग कर रही होती है, लेकिन ना टॉप लेफ्ट की ओवर वन टाइम कम्प्लेक्सिटी थी। हमने ड्रा करके एक चीज हमने देखी थी कि ना, अगर हमने ये एक क्यू बनाई है ना, अगर जो एलिमेंट सबसे पहला आया है ना स्टैक के अंदर, क्यू के अंदर, यहाँ पे ये फ्रंट का पॉइंटर होता है। लेकिन जब हम लिस्ट या कोई एरे बनाते हैं ना, हमने देखा था कि ये वैल्यू को शिफ्ट करता है, तो इस वजह से भी इसके अंदर वैल्यू होता है। और दूसरी बात हमने ये देखा था इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि टॉप लेफ्ट का फंक्शन जस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवर वन दे रहा है, जबकि लिस्ट जो है ओवर एन देगी। पहली बात है, ये जब यहाँ से करता है ना तो ये सारी वैल्यू को पीछे मूव करवाता है। दूसरी बात, अगर हम वही बात क्यू के अंदर देखें, टॉप लेफ्ट यूज करते हैं तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवर वन आती है तो ये फास्टर है। ये हम डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम वैसे बात, अगर हमें ओ ऑफ वन में सोल्यूशन लेके आना है तो हम क्यू यूज करेंगे, लिस्ट के थ्रू क्यू को डबल एंडेड क्यू के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ना के लिस्ट के थ्रू। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि ये तो जस्ट, ये भी तो लेफ्ट से अगर पॉप जीरो इंडेक्स पे कर रहा है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो वन क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने हर्ट्स को यहाँ पे शिफ्ट करना है।
लेकिन पॉप लेफ्ट को बिल्कुल उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ओर वन कीजिए। इसका ना यहाँ फ्रंट पॉइंटेड होता है, हमने देखा था, जो जहां से वैल्यू हमारी डिलीट होती है डी क्यू उसको पॉइंट कर रहा होता है, जिसको हम हेड भी करवाते हैं, और यहाँ पे रियर होता है। जब ये वैल्यू हम पाप लेफ्ट कर लेते हैं ना, तो ये सारी वैल्यू को एडजस्ट नहीं करता, ये जस्ट फ्रंट पॉइंटर को यहाँ मूव कर देगा टू पे। तो इस वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो वन होती है, इसमें सारा इसकी तरह शिफ्ट नहीं करनी, जस्ट पर पॉइंटर जस्ट अगली वैल्यू पे को पॉइंट करने लग जाएगा। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों वन आई थी पॉप लेफ्ट, जो हमने डी क्यू के अंदर यूज किया था मेथड। अगर स्टिल ये वाला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, वो आप वन और ऑफ कैसे हो रही है, तो आप पूछते, वरना अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। अच्छा, हम अपने कोड की तरफ मूव करते हैं। हमने क्यू की तमाम फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करवानी है, लेकिन हमने स्टैक करना है, तो सबसे पहले हमने दो स्टैक यूज करनी है। ये आपको बाद में जब हम कुछ यहाँ पे कोड लिखेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हमने ना क्यों दो स्टैक यूज किया है। और हम लिस्ट के थ्रू करवा रहे हैं। एक स्टैक को दो हमने डिक्लेयर करवा ली। अच्छा, ये तो हमने करवा ली, भाई दो एमडी स्टैक हमने इसके अंदर करवा ली। पुश का फंक्शन हमने देखा था, हमने वैल्यू ऐड करवानी है। तो लिस्ट के अंदर ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो वैल्यू पुश करवा देता है, वो पेंड होता है। तो हमारे पास जो पैरामीटर में पास हो रही है वैल्यू, वो एज एक्स में पास हो रही है। तो जब भी पुश का फंक्शन हमारे पास ना कॉल होगा, तो एक्स की वैल्यू पेंड हो जाएगी। अगर हम यही एग्जांपल यहाँ पे देखें, सबसे पहले पुश का फंक्शन कॉल, माई क्यू मतलब क्लास का नाम कॉल होगा, तो इसने तो कोई वैल्यू नहीं करनी होती, जस्ट क्लास का नाम। उसके बाद पुश का फंक्शन कॉल होगा, तो इसने, अच्छा, जब क्लास का नाम कॉल होता है ना, ये इनिट के नाम से कंस्ट्रक्टर होता है, जैसे क्लास का नेम कॉल होता है ये खुद ही एग्जीक्यूट होता है, इसे हमें कॉल नहीं करना पड़ता, जैसे हम पुश का नाम लेके करें। तो इस वजह से हम इसके अंदर दो स्टैक डिक्लेयर करवा देते हैं, ताकि वो ऑटोमेटिकली मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हो जाए और हम उनके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दें। अब जब पुश फंक्शन कॉल होगा, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे ये वैल्यू क्या करेगा, अपेंड करवाएगा। तो हमारे पास वन वैल्यू अपेंड हो रही है, तो हमारी स्टैक के अंदर वन वैल्यू आ जाएगी। फिर जब पुश कॉल होगा, तो दोबारा यहाँ आएगा। पी का फंक्शन कॉल होगा, तो ये यहाँ पे आएगा। पॉप का फंक्शन कॉल होगा, तो ये यहाँ पे आएगा। कुछ ना कुछ हमें कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एमटी का फंक्शन यहाँ पे आएगा। तो हमने ऊपर देखा था कि जो पुश का फंक्शन है वो तो वैल्यू ऐड करेगा, पॉप का रिमूव करेगा। पी फंक्शन जो फ्रंट ऑफ द क्यू होता है, और हमने अभी ये भी देखा है कि क्यू का फ्रंट क्या होता है। अगर किसी को क्यू का फ्रंट क्लियर नहीं है ना, तो वो जरूर पूछ ले, क्योंकि क्यू का फ्रंट जो होता है ना, वो फर्स्ट वैल्यू को पॉइंट कर रहा होता है, लेकिन स्टैक का जो फ्रंट होता है वो टॉप वैल्यू को पॉइंट कर रहा होता है। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। अच्छा, जब ये यहाँ भी आएगा, तो अब हम पहले हम सिंपल वाली फंक्शन को पहले राइट करें। अगर हमने चेक करना मैम है कि हम स्टैक एम्प्टी है, तो हम कैसे चेक करेंगे, कोई इसका मैम कोड बताना चाहते हो? जी सर। मैम एक चीज़ पूछनी है कि ये जो क्यू जो होती है वो हमारे पास हॉरिजेंटल, उसमें एक हम इमेजिनेशन कर लेते हैं कि एक हॉरिजेंटल कंटेनर में पड़ी है, और जो स्टैक है वो हमारे पास एक वर्टिकल कंटेनर में पड़ा हुआ है। ऐसे ही है मैम? जी, हम इमेजिनेशन कर रहे होते हैं। नहीं मैम, हॉरिजेंटल और वर्टिकल में ही होती है। मेमोरी के अंदर। नहीं नहीं मैम, मेमोरी के अंदर की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे एक बात कर रहा हूँ कि इमेजिनेशन के तौर पे हम लोग उसको ऐसे ले लेते हैं कि एक हॉरिजेंटल के उसमें और एक वर्टिकल के उसमें। जी। ठीक है। अच्छा, अब कोई मुझे बताना चाहेगा, एम्प्टी अगर हमें चेक करना हमारी स्टैक एम्प्टी है या नहीं, तो ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो हमें ये, क्या लाइन ऑफ कोड होती है जो हमें ये बता देती है कि ये हमारे पास स्टैक एम्प्टी है कि नहीं? मैम एक तो हमने कल देखा सर। था, डॉट एम्प्टी का मेथड था बिल्ट इन। अच्छा, एम्प्टी का मेथड हमने क्यू के अंदर देखा था, स्टैक के अंदर नहीं। स्टैक हम लिस्ट के थ्रू करवा रहे थे, लिस्ट के अंदर हम कैसे चेक करेंगे? हम कंडीशनल स्टेटमेंट लगा लेंगे। कौन सी स्टेटमेंट? कंडीशनल इफ एल्स। जी, अगर हमारी
लेंथ बेसिकली हम चेक करेंगे कि हमारी सेल्फ डॉट स्टैक वन की जो लेंथ है इक्वल टू मेन हम फंक्शनैलिटी इस पे परफॉर्म करे होंगे, लेकिन कुछ जगह पे हम ये यूज करेंगे और ये हम देखेंगे हमने स्टैक टू क्यों यूज किए। हमारी जो सारा इनपुट बेसिकली हम स्टोर करे होंगे वो स्टैक वन के अंदर होंगे। कुछ टेम्पोरेरी तौर पर हम स्टैक टू को यूज करेंगे, तो इस वजह से हम यहाँ पे स्टैक वन की लेंथ चेक करेंगे। अगर ये जीरो के इक्वल आती है तो रिटर्न टू, अच्छा मैं एक स्टेटमेंट लिखने लगी थी कि ना बस हम कुछ लाइन रिड्यूस करने के लिए लिखते हैं। मैं पहले ये वाला कोड लिखती हूँ, मीन्स दोनों का सेम होता है, तो रिटर्न टू कर दे इसका मतलब है स्टैक एम्प्टी है, एल्स क्या कर दे रिटर्न फॉल्स कर दे। अच्छा ये जो है ना ये क्या कर देगा रिटर्न टू। अब यही कोड ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं जस्ट एक लाइन में, रिटर्न टू इफ लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट स्टैक डॉट टू वन इक्वल टू जीरो एल्स रिटर्न फॉल्स। तो ये एक ही काम करती है ये स्टेटमेंट, जैसे हमने जस्ट नंबर ऑफ लाइन रिड्यूस करने के लिए हम एक लाइन में कर लेते हैं, और ये आप कर सकते हैं अच्छा पाइथन में। मैम, हम इसके अंदर मेमोरी दोनों के अंदर सेम ही रहेगी? अगर हम लोग इस मेथड से कर रहे हैं या ऊपर वाले मेथड के साथ कर रहे हैं, मेमोरी में तो नहीं कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, ये तो जस्ट लाइन ऑफ मेमोरी जो होती है बेसिकली टाइम जो का ही है। डेटा स्ट्रक्चर्स में आ रहे होते हैं ये मेमोरी ले रहे होते हैं ना, कितनी वैल्यू आ रही है, ये मैम चीज वो तो मेमोरी। इफ की कंडीशन भी जब मूव कर रही होगी ना, जब हम किसी को इफ का भी पूछते हैं कि ये है इक्वल टू जीरो, उसके लिए भी प्रोग्राम को लग रहा है, पर उसकी मेमोरी लग रही है ना, एक दफा चेक करने के लिए। कोई भी टास्क हो उसकी मेमोरी तो लग रही है। अच्छा अच्छा, डेट टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ये फर्क है, स्पेस में मेमोरी लगती है और जब वो सोल्व करता है तो उसमें टाइम लगती है। जैसे आपने ना एक आपके पास ना कुछ ड्रेसेस है, आपने उनको ना किसी कंटेनर में रखता है, कोई भी चीज है जो कंटेनर में रखोगे वो आपके पास स्पेस लग रही है, लेकिन अगर आप उसको अरेंज कर रहे हो या कुछ ऐसा काम कर रहे हो इधर से उधर लेके जा रहे हैं तो वो बेसिकली आपका टाइम लग रहा है, उसमें कंटेनर नहीं लग रहा। तो बेसिकली जब यही तो हम होता है इसमें, जो हमने स्पेस की बात करनी होती है हम ये देखते हैं मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस लेगी, ये बेसिकली टाइम ले रहा होता है। यहाँ पे इसका टाइम ओवर वन होगा, वन टाइम ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। कंडीशन तो फिर भी काम तो वही सारा होगा, जस्ट एक लाइन के अंदर हमने कोड लिख लिया। जो पाइथन बैकएंड में रन टाइम में ये चेक होगा, तो ये बेसिकली टाइम लग रहा होता है। आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ? यस मैम, ओके ओके। अच्छा मैम, हम लोग पाइथन के अंदर सेल्फ को क्यों यूज कर रहे होते हैं? मतलब हम लोग इसके जो कोड होता है बैकएंड के ऊपर, इसकी क्या स्टोरी है? हम जब अच्छा भी पाइथन को यूज कर रहे होते हैं तो साथ में सेल्फ। अच्छा, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट सुना हुआ है पहले? यस मैम। ये बेसिकली ना क्लास और फंक्शन, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो रही है यहाँ पे। तो ये सेल्फ हो सकता है कुछ दूसरी क्लासेस भी हमारे पास यहाँ बनी हो, तो ये सेल्फ ये इंडिकेट करता है ये इस क्लास का जो स्टैक वन है, हो सकता है हमने किसी और क्लास में भी बनाया हुआ, समझ आई? ये बस सेल्फ हर जगह ये इंडिकेट करता है ये इस क्लास का वेरिएबल है, मीन्स ये स्टैक है, समझ आई? ओके मैम। और मैम अगर किसी और क्लास का यूज करना हो तो हम क्या यूज करते हैं? किसी और वो फिर क्लास का ऑब्जेक्ट किसी और क्लास में यूज करना हो तो? वो फिर उसका केस डिफरेंस होता है, वो स्कोप में चला जाता है। जैसे कुछ वेरिएबल को हम लोकल स्कोप होता है, कुछ का ग्लोबल होता है, वो डिपेंड करवाता है। फिर हमारे पास ऐसे स्पेसिफायर होते हैं, जैसे हम उनको प्राइवेट कर रहे हैं पब्लिक कर रहे हैं, वो एक लॉन्ग ओके। कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट में ये होता है कि वो अपनी क्लास में यूज हो सकेगा, पब्लिक ये होता है कहीं भी यूज कर सकेगा। एक और होता है जो उसकी इनहेरिटेंट क्लासेस में हो जाता है, तो ये उधर कॉन्सेप्ट चला जाएगा, फिर बिगनर्स के कुछ हैं तो। यस मैम। लेकिन मैम मैं पूछना चाह रही हूँ कि हम लोग पाइथन के अंदर सिर्फ सेल्फ को यूज कर रहे होते हैं ना? अगर हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर देखें, आई डोंट थिंक सो कि जावा के अंदर भी होता है सेल्फ का कंसेप्ट। ऐसे हाँ स्पेसिफिक सेल्फ तो नहीं लिखा जाता, वो अंडरस्टूड बात होती है कि अगर किसी क्लास के अंदर किसी चीज का वेरिएबल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, तो वो उसी का ही है जी क्लास के अंदर। जी। अच्छा, एक और सर जो है ने हैंड रेस किया हुआ, आपको सिंगल पूछना है। यस मैम, जो हमने ये सेकंड सिंगल लाइन इफ कंडीशन लगाई लगाई थी, थोड़ा सा स्क्रॉल अप किएगा।
इसमें हमने लेंथ के आगे सेल्फ डॉट स्टैक डॉट क्यू वन क्यों लिखा है? नहीं, ये S1 में मैंने आएगा आई नियम थिंक। गलत दे दिया। हमारे पास self.s1 है, ये बाय मिस्टेक लिख किया है। ओके मैम, बस यही था। हमने जो डिक्लेयर की हुई है वो हम क्यों देख रहे हैं, तो ये S1 के नाम से डिक्लेयर किया, तो ये हमें S1 होगा। अच्छा, अब हमने स्टैक डिक्लेयर करवा दिए, लेकिन हमने फंक्शनैलिटी क्योंकि परफॉर्म करवानी है। अब हमने एम्प्टी का भी कोड देख लिया, वैल्यू अपेंड कैसे होगी। अब हमने ना दो फंक्शन और करवाने हैं, पीक का और पॉपर। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली डिफरेंस आएगा कि जब हम स्टैक को एज अ क्यू इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा हमने देखना है। अच्छा, जब हमने ना पीक रिटर्न करना है तो हमने क्यू में देखा था, पीक मीन्स फ्रंट होता है, वो किस लोकेशन में होता है, कोई बताएगा? और स्टैक में वो कौन सा होता है, कोई इसको डिफरेंशिएट करेगा? मैंने अभी क्लास में के स्टार्ट में भी एक्सप्लेन यस किया मैम, था। जब हम क्यू में करते हैं तो वो हमारा बाय डिफॉल्ट जीरो इंडेक्स पे होता है। लाइक जो भी हमारी लिस्ट में हमारा जो सबसे पहला एलिमेंट होगा। और जब हम स्टैक में करते हैं तो -1 पे मीन्स जो हमारा लास्ट एलिमेंट होता है उसमें फ्रंट और फ्रंट या पीक जो भी कह लें वो होता है। जी, सर ने एक्सप्लेन कर दिया। तो हम अब क्यू की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, लेकिन हमने स्टैक यूज किया, लेकिन हम -1 वाला नहीं रिटर्न करवाएंगे। हम कौन सा करवाएंगे? जो जीरो इंडेक्स पे है। आप समझ मैम आएगी हम। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हॉरिजेंटल में मतलब स्टैक है, वो सॉरी वर्टिकल में है स्टैक, तो वो जो सबसे फर्स्ट में जा रहा है वो सबसे लास्ट में है। तो इस हिसाब से वो -1 इंडेक्स पे है, और जो हॉरिजेंटल में है वो पहले वाला जो मतलब है वो वहीं पे पड़ा रहेगा, और वो 0 इंडेक्स पे है। अच्छा, फ्रंट बेसिकली होता है जहां से डी क्यू होता है। स्टैक में डी क्यू लास्ट एलिमेंट से हो रहा होता है, तो वो उसका टॉप होता है। इसमें ये फ्रंट वो होता है जहाँ पे यहाँ से निकलना होता है, तो ये जीरो पे होता है। तो हम फ्रंट इसको भी कहते हैं जहाँ से डी क्यू होता है। अच्छा, ये डिफरेंस नजर आ गया कि हम बेसिकली स्टैक तो यूज कर रहे हैं, लेकिन अपनी फंक्शनैलिटी जो हमें करवानी है वो क्यू की करवानी है। अब दो स्टैक का यूज हम यहाँ पे करेंगे। अब देखिए, अगर हमें अब वैल्यू पॉप करवानी है, अगर ये स्टैक होता तो हम लास्ट एलिमेंट पॉप करवा सकते थे, लेकिन ये क्यू है, और क्यू में क्या होता है कि जो पहली वैल्यू पॉप होगी। अच्छा, जब तक पहली वैल्यू पॉप नहीं होगी, जैसे हमारे पास ये एक लाइन में है, दो खड़े हुए हैं, हमने इसको पॉप ए बी। अच्छा, जब तक ए जाएगा और फिर बी जाएगा, ए ने पहले निकलना है। लेकिन स्टैक में क्या होता है, स्टैक में सबसे पहले ये एलिमेंट निकल जाता है लास्ट वाला, फिर बी निकलता है, और फिर ए की। अगर हम स्टैक में देखें तो पहले एलिमेंट ये निकलेगा, फिर ये बी निकलेगा, फिर ए। तो हमने बेसिकली ए को रिटर्न करवाना है, क्योंकि हमारा क्यू ये कहती है कि वो वाला एलिमेंट होगा जो सबसे पहले आया होगा। लेकिन स्टैक ये काम करती है कि वो लास्ट वाला एलिमेंट सेंड कर देती है। हमने स्टैक अब हमने पॉप करवाना, तो इसका मतलब हमने ये वाली वैल्यू सेंड करनी है, रिटर्न करनी है। लेकिन इसके लिए हमने ये करना पड़ेगा, हम स्टैक यूज करें, और स्टैक में ये होगा, ये तब निकलेगा जब ये सारे एलिमेंट्स निकल जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे, लेंथ से एक कम लगाएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे हमको लगाए। हम वन बाय वन स्टैक में से वैल्यू पॉप करते रहेंगे। सबसे पहले हम इसको, और इसको ना दूसरी स्टैक यहाँ पे सेल्फ डॉट स्टैक टू डॉट अपेंड। अब मैं क्या करूंगी, मैं वन बाय वन इन वैल्यू को निकाल के इधर डालती जाऊंगी। मैम सेल्फ के स्पेलिंग नहीं थी। अब हमने क्या करना है, हमें तो ए चाहिए ना, हमें तो क्यू के अकॉर्डिंग हमने ए को पहले रिटर्न करवाना है। लेकिन हम स्टैक यूज करेंगे तो स्टैक की कहती है कि जब तक सी और बी नहीं निकलेंगे ए की बारी नहीं आएगी। तो हमें ये काम करवाने के लिए ना, तो हमें सबसे पहले सी को आउट करना
मैम आवाज नहीं आ रही। मुझे लगा था शायद मेरा नेट का मसला है। मैम का इशू है इसमें। Maybe ma'am is not here. आई मैं थिंक स्क्रीन शेयर मैम नहीं है तो मैं एक स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, हम कोई और क्वेश्चंस कर लेते हैं स्टैक का ही। ओके। देख लें सजेशन। जी मैम आप करवा दें। ओके सो I'm just going to share it. Is it visible? क्या ये विजिबल है? विजिबल। जी जी। यस यस मैम। ओके सो हियर इज अ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्रिएटर एलिमेंट को निकालने का क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्रिएटर एलिमेंट ऑफ सम एलिमेंट एक्स इन एन एरे। हम लोग को एक एरे दी होगी और हम लोगों ने उसका नेक्स्ट क्रिएटर एलिमेंट निकालना है। इज द फर्स्ट क्रिएटर एलिमेंट दैट टू बी ऑन द राइट साइड, मतलब वो राइट साइड के ऊपर होगा। अभी हम लोग इसकी ना एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से ना चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आगे अगर पहले हम लोग एग्जांपल को ही देख लेते हैं। जिस तरह हमारे पास ना ये एक एरे दी हुई है, उसमें दो एरे दी हुई है, एक नम वन है एक नम टू है। नम वन के अंदर है 4 1 2 और नम टू के अंदर है 1 3 4 2। मतलब जो नम टू है उसका एक सबसेट है नम वन, क्योंकि उसके जो सारे एलिमेंट है 4 1 2 वो उसके अंदर नम टू वाली के अंदर ऐड है। ठीक है। तो उसने हमें कहा है कि हमने निकालना है नेक्स्ट क्रिएटर एलिमेंट जो एरे है उसका। मतलब अगर तो सिर्फ नम टू को देखो, इधर इसने आउटपुट के अंदर शो करवाया -1 3 -1। हमने जो हमारे पास इस तरह की एक एरे आएगी जो दूसरी एरे का सबसेट होगी। हमने देखना जो फोर वाला एलिमेंट है, वो जो ये वाली एरे है, इसके बाद फोर से आगे कोई उससे बड़ा एलिमेंट तो नहीं है। फोर से बड़ा सिर्फ फोर के बाद टू आ रहा है, उससे बड़ा एलिमेंट नहीं है, तो हमने लिख दिया -1। अब आप वन को देखो, वन के अंदर क्या है, वन इधर आ रहा है, वन इस साइड पे है। वन से बड़ा कोई एलिमेंट है? हाँ है, 3 आता है वन से फौरन बाद। हमने लिख दिया यहाँ पे 3। थर्ड नंबर पे उसने बताया हुआ है 2, कि 2 जो है नम टू के अंदर जो एलिमेंट है उसको देखो।
टू के बाद हमने देखा इसके बाद कोई भी हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हम अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो हम लोग बता देंगे -1। इस तरह हम लोगों को एक मैम सेट दिया लेकिन यहाँ होगा, पर तो सेट। जी जी। जो 4 है उसके बाद तो वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर इसने हमें फोर। -1 हाँ। रिटर्न क्यों करवाया? यस मैम। मैम अब अगर देखें क्वेश्चन की तरफ से क्या है, आपने निकालना है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो उससे बड़ा होगा। 4 बड़ा है, 2 छोटा है। अगर यहाँ पे 5 होता तो हम लोग यहाँ पे 4 की जगह मैंने -1 लिखा है, यहाँ पे इन्होंने -1 लिखा हुआ है, अभी हम लोग 5 लिखते हैं। अब यहाँ पर 2 है जो 4 से छोटा है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? मैम आप सुन रही हैं? जी जी, मैं सुन रही हूँ, मुझे क्लियर नहीं जी है अभी। मैम, मैं थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन है। अभी एक आप एग्जांपल काइंडली और भी। दोबारा ठीक हो गया। मैम मैं मुझे आप आपको ना ड्राई कोई। रन करके दिखा। हाँ मैं आपको जरूर मैम एक दफा ड्राई रन दिखा देती हूँ। सो लेट्स सी, हम लोग ना इसको देख लेते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड के अंदर दिखा दूँ तो मेरे को ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, सो मैम हम लोग यहाँ पे ना एक दफा ड्रॉ कर लेते हैं। मैम हमारे पास ना एक एरे है, लगा लें इस तरह की। ठीक है, थोड़ी सी गंदी मैम लगेगी हमें नजर नहीं आ लेकिन। रहा। नहीं नजर आ रहा? हमें ब्राउजर नजर आ रहा। ओके एक ओके, जस्ट ब्राउजर नजर आ रहा है, फिर मैं इधर ही कर लेती हूँ। थैंक यू बताने के लिए। अच्छा, उन्होंने हमें दो एरेज दी हैं। मैं उन्होंने हमें दो एरेज दी हैं, जिसके अंदर एक जो है वो दूसरे का सबसेट है। 1342 था और एक 412 है। num2 जो है वो एक बड़ा सेट है, उसके अंदर एक छोटा सेट है num1 वाली। लगा ले, ये num2 थी हमारे पास और ये हमारे पास है num1। ठीक हो गया? हमने इसके अंदर जो उसने वैल्यूज मेंशन की हैं उसके हिसाब से बताना है कि उससे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है कि नहीं है। अभी हम उसको फाइंड करते हैं, कुछ चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे एक आंसर ले लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास है 5, यहाँ पे हमारे पास है 3, यहाँ पे हमारे पास है 2, यहाँ पर हमारे पास है 10। ठीक है, यहाँ पे हम लगा लेते हैं 6 है और यहाँ पर हम लगा लेते हैं 8। मैम अभी आपने सिर्फ और सिर्फ एक एरे को देखना है, ये वाली एरे को। ये 5 लिखा है, 3 लिखा है, 2 लिखा है, 10 लिखा है, 6 लिखा है। हमने 5 को देखा, 5 को देखा, हमने राइट साइड की तरफ मूव करना है। 5 को देखा, 5 के बाद 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है। मतलब 5 के फौरन बाद जो उससे सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो 10 की आ रही है। 3 छोटा है, 2 छोटा है, हमने लिख दी यहाँ पे 10। ठीक है, 3 वैल्यू को देखा, 3 के अंदर देखा, 3 के भी बाद 2 आ रहा है, 2 बड़ा नहीं है, नेक्स्ट वैल्यू है 10, हमने 10 लिख दिया। नेक्स्ट वैल्यू देखी 2, 2 के बाद 2 से बड़ी कौन सी वैल्यू आ रही है, बिल्कुल नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को देखना है। उससे फौरन बाद जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो 10 है, हमने लगा दिया 10। अब हमने 10 को देखा, 10 से ग्रेटर एलिमेंट हमें कोई भी नहीं मिलता, फिर 6 आ जाता है, फिर 8 आ जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10। और 10 के बाद अगर कोई एलिमेंट उससे बड़ा नहीं है हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे -1। ठीक है, इसी तरह हम लोग 6 को देख लेते हैं। हमने 6 को देखा और 6 को देखने के बाद भी हमारे पास आ रहा है 8 आ रहा है, उसके बाद हम लोग लिख कह देते हैं कि 8। जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा उससे बड़ी कोई वैल्यू ही नहीं आ रही, तो हम लोग लिख देंगे -1। सिंपल। मैम यहाँ तक बात क्लियर है? जी क्लियर है। मतलब जो हमारी बड़ी वैल्यू हमने उसको देखना है। अभी हमने सिर्फ एक एरे के साथ देखना है कि एक एरे का कॉन्सेप्ट था, हमने उसको देखा कि उससे बड़ी बड़ी वैल्यूज क्या आ रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन की क्या डिमांड है? क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को ऐसे दिया हुआ है, उसने पूछा है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं
उसने दो एरेज दे दी हैं। क्वेश्चन को देख लेते हैं एक दफा। अब उसने इसी तरह की दो एरेज दी हैं, एक का छोटा सबसेट है। अब आप सिर्फ 412 को देखो, इसका ये सबसेट था। हमने 4 वैल्यू देखी जो इसका सबसेट वाली वैल्यू थी, ओरिजिनल एरे के अंदर देखा कि 4 कहां पर आ रहा है। 4 के बाद 2 आ रहा था, ठीक है। 2 छोटा है, हमने इधर लिख दिया -1। हमने फिर 1 को देखा, सेकेंड एलिमेंट कौन सा था सबसेट वाली एरे के अंदर, 1 था। 1 कहां पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। 1 के फौरन बाद क्या आ रहा है, 3 वाला एलिमेंट। हमने 3 को यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, 2, ठीक है। हमने फिर 2 को देखा, 2 कहाँ पर आ रहा है, इस साइड पे आ रहा है। मैंने इस तरह आपको बताया कि हमेशा जो लास्ट एलिमेंट होगा वो उसकी वैल्यू -1 ही आएगी, क्योंकि उसके बाद तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है आपने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बताना है, जो उससे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट्स होंगे। मतलब आउटपुट की फॉर्म में वो आपको इस तरह की आउटपुट शो करवा रहा होगा। आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ है? यस, क्लियर हो गया। बाकी सबको क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हुआ है? यस, क्लियर है। यस क्लियर है। यस मैम। ओके, सो अभी अब सेकेंड एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं, चीजें थोड़ी ज्यादा मजीद क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास दो एरेज हैं, एक num1 है, एक num2 है। अब num2 वाली जो थी ये बड़ी है, num2 num1 वाली जो है उसका सबसेट है 2 और 4। हमने देखा 2 कहाँ पर आ रहा है, 2 आ रहा है इधर। 2 के बाद क्या आता है, 3। उसने 3 लिखा है, उसने 4 वाली वैल्यू नहीं लिखी जो बिल्कुल एग्जैक्ट उसके फौरन बाद आ रहा होगा ना बड़ा एलिमेंट, हमने वो वैल्यू लिखनी है। हमने लिख दिया ये। अब हमने देखा 4, जिसमें मैंने आपको बताया लास्ट एलिमेंट तो हमेशा उसके बाद तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो हमने इधर लिख दिया -1, ठीक है। आई होप सो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? यस यस। मैम। क्वेश्चन इज क्लियर, काइंडली गो टू कोड। ओके सर, हम दोबारा फिर देख लेते हैं। सर हमारे पास दो एरेज दी होंगी, कोई भी दो डब्बे दिए हुए हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज हैं। एक डब्बा है बड़ा सारा, उसके अंदर 1 2 3 4 की वैल्यू है। एक और छोटू सा डब्बा है जो हमने उस बड़े वाले डब्बे से निकाला है। उसके अंदर मतलब जो उसी की वैल्यूज है ना, उसी तरह की वैल्यूज हैं, लेकिन उसी की छोटी फॉर्म में है। अब num2 वाला डब्बा जो बड़ा था उसके अंदर 1 2 3 4 है, और num1 वाला जो है ना, हम लोगों ने उसी की कुछ वैल्यूज को ले लिया है, एक और एरे बना दिया है, इसको एक और डब्बे के अंदर डाल दिया। हमने मैम, देखना है कि डब्बे वो के जो, बजाय पेरेंट और चाइल्ड बता देना, हाँ कि जो पेरेंट बड़ा चाइल्ड वाला लिख है वो लेते हैं। पेरेंट चाइल्ड बता दें, कि पेरेंट में से हमने चाइल्ड में से पेरेंट को चेक करना है, कि चाइल्ड में जो चाइल्ड में से जो पेरेंट के अंदर हमारे पास जो फंक्शन मौजूद हैं, वो उनके थ्रू हमने सारा चेक करना है। जी इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट नोट किया है। हमें इस तरह लगा लें कि एक पेरेंट है, पेरेंट एरे है, पेरेंट में से हम लोगों ने एक चाइल्ड एरे निकाली है। अब आप देखो 1 2 3 4 जो है ना, हम लोगों ने इसी की वैल्यूज में से निकाली है 2 4। जो पहले भी एग्जांपल थी 1 3 4 2 था, हमने इसी में से कुछ वैल्यूज निकाली जो पेरेंट की थी, थोड़ी सी चाइल्ड के अंदर वैल्यूज ले ली। चाइल्ड के अंदर वैल्यूज पेरेंट से हम लोग ने ली हुई है, 4 1 2 सारी की सारी वैल्यूज इसके अंदर है, ठीक है। हमने दो एरेज ले ली हैं, दो एरेज हमें दी होंगी क्वेश्चन के अंदर। हमने जो छोटे वाली होगी ना, जो चाइल्ड वाली एरे होगी, उसको एक एक एलिमेंट को उठाना है, उठा के देखना है कि पहले तो पेरेंट वाला जो है एरे है उसके किधर जा रही है। मतलब यहाँ पे 2 आया था, तो 2 कहाँ पर है पेरेंट के, 2 इस साइड के ऊपर है। 2 से नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, 3 है, हमने लिख दिया यहाँ पे 3 है। अगला हमने एलिमेंट देखा 4 है, 4 के नेक्स्ट आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया -1। यहाँ पर अगर 5 लिखा होता तो हम लोग यहाँ पे लगाते 5, ठीक है। अब यहाँ पे 5 नहीं लिखा हुआ, एरे बस खत्म हो रही है, तो हमने जस्ट लगा दिया -1। हमने बताना है, इधर लिखा भी हुआ है द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फॉर ईच वैल्यू ऑफ nums1 इज एज फॉलोज। जिस तरह उसने बताया हुआ है, उसने अंडरलाइन किया हुआ है कि अब आप देखते हो, सबसे पहले आपने 2 को लिया, आपने 2 की वैल्यू को देखा कि 2 इधर आ रहा है। 2 से नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 3, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, उसके फौरन बाद सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। फिर आप गए दूसरे वाली num2 के ऊपर, उसके ऊपर हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 4 है। 4 कहाँ पर आ रहा है, लास्ट के ऊपर, तो हमने यहाँ पे लगा दिया -1। क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। क्वेश्चन यस क्लियर मैम है, क्लियर। काइंडली कोड की तरफ मूव कीजिएगा। यस मैम, कोड करवा दें कि टाइम कम है। टाइम थोड़ा 3 मिनट। जी मैं कोड करवा देती हूँ। मैं एक दफा ना सिर्फ इसका सबसे पहले तो इसकी लॉजिक अगर पता चल जाए तो कोड तो, ठीक है। हम थोड़ी सी एक दफा लॉजिक को देख लेते हैं। क्वेश्चन आसान ही है, कोड बहुत ज्यादा सिंपल है, जो भी मैम क्वेश्चन करवा रही थी उससे भी ज्यादा सिंपल।
ठीक है, अभी सर आपने लिखा हुआ है यहाँ पे 5 3 2 6 8 लिखा हुआ है ना। अगर हम लोग इसको देखें ना, अगर हम बिल्कुल ब्रूट फोर्स के साथ देखें, सिंपल चेक करें, तो हमारे माइंड के अंदर आता है कि हम एक एलिमेंट को पकड़ेंगे और उसको सबके अंदर चेक करेंगे, इसके बाद इससे ग्रेटर एलिमेंट कौन सा होगा। ठीक है, फिर 3 को देखेंगे, इससे ग्रेटर एलिमेंट कौन सा, फिर 2 को देखेंगे, इस तरह। जिससे हमारी 2 लूप चलेंगी, और 2 लूप चलने से क्या होगा, हमारे पास जो है ना वो आएगा, हमारे पास आएगा log n स्क्वायर, हमारा जो आ रहा होगा ना सारा का सारा, क्योंकि 2 लूप चल रही होंगी कंटिन्यूअसली, जो कि एक एफिशिएंट वे नहीं होगा। हम लोग इसको सिंपली 2 लूप्स लगा के 5 3 2 को लेते हुए एक दफा दोबारा फिर पूरी की पूरी एरे को चेक कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारे पास इतना एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं आएगा। इसी वजह से हम लोग स्टैक को यूज करेंगे, ताकि हमारा एक एफिशिएंट वे के साथ ना अगर आप इसको देखो, ये है, हम लोग एक स्टैक बना लेते हैं, जिस तरह आज सर ने कहा था कि हम लोग इसको स्टैक को वर्टिकली लेते हैं, तो हम लोग स्टैक को वर्टिकली ले रहे हैं। हमारे पास ये एक स्टैक है, स्टैक के अंदर हम लोग पहली वैल्यू पकड़ेंगे, कोई भी जो हमें एरे दी हुई है ना, हम उसकी वैल्यू को लेंगे। 5 की वैल्यू को लिए, 5 की वैल्यू को लिए हमने अंदर डाल दिया स्टैक के अंदर। 5 के वैल्यू के बाद क्या आया, हमारे पास 3। हमने 3 जो है 3 को भी किसका किया, 3 को भी अंदर डाल दिया। 3 के बाद आया है 2, हमने 2 को भी अंदर डाल दिया। हमने तब तक अंदर डालना है जब तक इससे ऊपर वाली वैल्यूज नहीं आ जाती। अब आ गए यहाँ पे 10, 10 को डालना था। अब 10 जो है वो 2 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, हम लोग इसको पॉप कर देंगे। ठीक है, हम 2 वाले को पॉप कर देंगे, क्योंकि हमें वो वाली वैल्यूज चाहिए जिसके अंदर, जिनका जो है ना कोई चाइल्ड जो है वो -1 की फॉर्म में आ रहा हो, उनसे कोई बड़ी वैल्यू ना हो। हमने इसको बाहर निकाल दिया। अब हमने देखा यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ से फिर हम लोगों ने देखा 3 को, 3 जो है वो भी 10 से बड़ा है, 10 जो है वो बड़ा है 3 से, तो हमने 3 को भी बाहर निकाल दिया, पॉप करवा दिया। अब हमने 5 के साथ चेक किया, हमने 5 के साथ चेक किया कि 5 और 10 का क्या है, तो स्टिल जो 10 था वो बड़ा था और 5 जो था छोटा था, हमने उसको भी पॉप करवा दिया। अब स्टैक किस तरह का नजर आएगा, अब स्टैक इस तरह का नजर आएगा कि आपके पास ना सिंपल 10 की एक वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम 10 की वैल्यू के बाद देखेंगे 6 की वैल्यू। 10 के बाद क्या है, एरे के अंदर हमारे पास आ रहा है 6, लेट्स सपोज हमने 6 को किया, अंदर डाला। 6 छोटा है 10 से, हम डाल सकते हैं। फिर हमने 8 को डालने की कोशिश की, तो हमने देखा कि जो हमारे पास वैल्यू है ना 8 की, 8 की जो वैल्यू आ रही है वो 6 जो है उससे छोटा है। तो हमने क्या किया, अगर छोटी वैल्यू, अगर हमारे पास ना छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू आ रही है, तो हम लोग इसको पॉप आउट कर देंगे। हमने पॉप आउट किया, तो अब यहाँ पे 6 को निकाल देंगे और सिर्फ 8 बचेगा। नेक्स्ट जो फाइनल एरे आएगी वो आएगी 10 और साथ में 8 की। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, हम क्यों कर रहे हैं ये, इसका आंसर देखते हैं। अब आप 10 के बाद देखो, 10 के बाद 10 से बड़ी कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं है। 6 आ रहा है और 8 आ रहा है, दोनों ही 10 से छोटे हैं। अब आप 8 के बाद देखो, 8 के बाद कोई एलिमेंट उससे बड़ा नहीं आ रहा, वहां पे एंड हो रहा है। मतलब खुद ब खुद ही हमें स्टैक बता देगा कि कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जहां पर हमारे पास -1 आ रहा होगा, या जिसके ऊपर कुछ इस तरह है कि हमारे पास जो है वो उसके बाद कोई ग्रेटर एलिमेंट नहीं आ रहा। आप इसके अंदर देखो, सबका कोई ना कोई ग्रेटर एलिमेंट आ रहा है, 5 का भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है। अब आप इधर भी देखो, सिर्फ 2 वैल्यूज के अंदर है, ब्राइडन करके सामने देखा 10 है और 8 है। खुद ब खुद ही हमें स्टैक एक एफिशिएंट वे से बता देगा कि आपका जो है ना वो 10 और 8 के साथ हो रहा है, और सिर्फ आप एक ही ज्यादा कंडीशन के साथ चल रहे हो। मतलब जितने एलिमेंट्स होंगे ना, हम लोग सिर्फ स्टैक के अंदर एक दफा डाल रहे हैं, बिगो एन के साथ चल रहे हैं। जितने एलिमेंट्स होंगे उन्हीं को बस स्टैक के अंदर डाली जा रहे हैं, चेक करी जा रहे हैं। अगर कोई ग्रेटर एलिमेंट है तो पॉप करी जा रहे हैं, अगर कोई एलिमेंट ग्रेटर नहीं है तो हम लोग उसको स्टैक के अंदर डाली जा रहे हैं। ये बात समझ आइए कि लॉजिक क्या है, कोड आपको दिखते सारी समझ लग जाएगी।